नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। व्यस्त होना भी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है कि व्यस्त होना एक अच्छी बात है आपको नेगेटिव थॉट्स के से बचे रहने के लिए। और डेली आप हम लोगों के साथ बने रहकर नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, डे वाइज डे आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये बात आपके टेस्ट के मार्क्स से भी पता चल रही है, जिसको हम लोग समय समय पर एनालाइज करते रहते हैं। तो सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन या टीकों के प्रकार। क्लियर? तो टीकों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे रोगजनक का कौन सा भाग लिया गया है टीके में, इस आधार पर, और टीके की गुणवत्ता के आधार पर उस तरह से। तो रोगजनक के आधार पर अगर हम देखें तो जीवित या क्षीणीकृत टीके, इसमें जीवित या क्षीणीकृत टीके अगर लिखा हुआ है तो जरा सोचिए कि इसमें क्या बोलना होगा। हमें यह कहना होगा कि इनमें, ध्यान दें, सीधे इसमें लिखना होगा कि इनमें रोगजनक को जीवित व कमजोर अवस्था में लिया जाता है। तो जीवित एवं कमजोर अवस्था में अगर लिया जाएगा रोगजनक को तो रोग नहीं पैदा कर देगा। तो जब कमजोर अवस्था हम कहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके रोगजनक या कह लीजिए रोगकारी प्रभाव को समाप्त किया जा चुका होता है। तो कहेंगे अर्थात इसके हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा चुका होता है, किया जा चुका होता है। ये तो बात हुई। यहां पर सवाल उठता है ना कि एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे, तो आप कहेंगे वैक्सीन्स ऑफ, किसकी वैक्सीन? तो यहां पर आप देखेंगे स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, और यहां पर आप देखेंगे मीजल्स, और क्या? तो और आप कहेंगे, यहां पर देखेंगे OPV, ध्यान दीजिएगा, OPV अर्थात, अब OPV का नाम क्या हुआ? तो OPV का नाम हो गया, आप देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन। या इसी को कहते हैं सेबिन पोलियो वैक्सीन। तो आप देखेंगे वैक्सीन। आप एक चीज अगर गौर कर पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश जो वायरल डिजीजेज हैं, इन वायरल डिजीजेज के अगेंस्ट जो वैक्सीन यूज की जाती हैं वो यही हैं। क्लियर है ना? और एक और लेंगे यहां पर, तथा BCG वैक्सीन। अब सवाल उठता है कि BCG किसके लिए? टीबी के लिए।
फॉर टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस के लिए, समझ रहे हैं ना, या क्षय रोग भी इसको कहते हैं, यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारी वैक्सीन हो गई इससे संबंधित। अब यहां पर नोट करके देख सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं नोट करके इन सब के लिए क्या यह अत्यधिक प्रभावी होती हैं, इस तरह से। अब सवाल उठता है कि निष्क्रिय या मृत रोगजनक युक्त टीके, इसमें क्या कहानी बनेगी? तो इसके लिए आप कहेंगे कि इनमें मृत रोगजनकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से तो ये कहानी हो जाएगी, यहां पर आप देख पाएंगे। अब इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की तो यहां पर देखेंगे दो एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों को हमें देखना होगा। तो वो दो एग्जाम्पल क्या हैं? एक तो आप देखिए हो जाएगा साल्क पोलियो वैक्सीन, जिसे कहते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और इंजेक्टेबल होने के कारण इसी को आईपीवी भी कहा जाता है। और इस पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था जोन्स साल्क ने, इसीलिए इसे एक और नाम देते हैं, इसे कहा जाता है शाल्क्स। पोलियो वैक्सीन। अब इसमें आप लोग देख पाएंगे क्या? तो आइए देखते हैं, कहानी यहां पर बनेगी। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप देखेंगे, अच्छा लिखा ही हुआ है साल्क पोलियो वैक्सीन, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था। और एक और देखेंगे डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन। अब सवाल उठता है कि डीपीटी मीन्स क्या? तो इसका मीनिंग होता है कि वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटेनस, इन तीनों के लिए। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन वैक्सीन को। और टॉक्सवाइड टीके, तो टॉक्सवाइड का मीनिंग होता है बच्चों, यहां पर आप देखेंगे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। इसका मीनिंग होता है कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, इस तरह से। और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे वैक्सीन्स ऑफ टिटेन अर्थात टीटी अर्थात टिटेनस टॉक्सोइड। और आप देखेंगे बोट्यूलिज्म अर्थात बोट्यूलिनम टॉक्सोइड, बीटी। और इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे एक और डिप्थीरिया,
अर्थात dt। तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड टीके, इसका मतलब यह है कि इसमें वैक्सीन के रूप में न्यूक्लिक एसिड होगा या डीएनए होगा या डीएनए का फ्रेगमेंट होगा। तो आप देखेंगे डीएनए फ्रेगमेंट से युक्त, और ये अभी अंडर रिसर्च है। क्या है ये? अंडर रिसर्च है। इनकी बात हम लोग आगे अभी करेंगे। ओके। और इसके बाद बच्चों एक चीज और देखेंगे कि अब टीके की गुणवत्ता के आधार पर हम लोग देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन हो पाएगा वैक्सीन्स का। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा स्पेस मैनेज करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे इस चीज को। जी हाँ, आप देखेंगे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे नंबर 1, प्रथम पीढ़ी के टीके या फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स। या फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इस तरह से अब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में उन वैक्सीन को रखा जाता है जिनमें कंप्लीट पैथोजन को यूज किया गया रहता है, चाहे वो एटीन्यूएटेड फॉर्म में अर्थात क्षीणीकृत रूप में यूज किया गया हो या मृत अवस्था में यूज किया गया हो। अर्थात इसमें यह वैक्सीन आ जाएंगी और यह वैक्सीन आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पूर्ण पैथोजन को, पूर्ण रोगजनक को या रोगजनक के पूरे शरीर को यूज करके बनाए जाते हैं ये दोनों टीके। तो यहां पर आप देखेंगे वे टीके हैं जिनमें आपको देखना होगा जिनमें क्या रहती है, तो इसको आप देखेंगे जिनमें पूर्ण रोगजनक अब पूर्ण रोगजनक रहेगा तो किस रूप में रह सकता है? तो क्षीणीकृत या मृत। क्षीणीकृत या मृत उपस्थित रहता है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यहां पर दो चीजें आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा एटीन्यूएटेड वैक्सीन या होल एटीन्यूएटेड वैक्सीन एंड होल किल्ड वैक्सीन। तो आप देखेंगे वैक्सीन, अब एटीन्यूएटेड का अर्थ होता है क्षीणीकृत। तो अब इसमें वैक्सीन का नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का नाम यहां पर लिखा जा चुका है क्षीणीकृत टीके, और इसमें ये सारी वैक्सीन आ जाएंगी। क्लियर है? दूसरे नंबर पर यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर आ जाएंगी किल्ड वैक्सीन। अब इसमें मृत रोगजनकों को या मृत पैथोजन से युक्त टीके होंगे, और आप देखेंगे निष्क्रिय या मृत। देख रहे हैं ना? तो इसमें ये सारी वैक्सीन आ जाएंगी जो यहां पर हम लोगों ने लिखा है, एक साल्क पोलियो वैक्सीन और डीपीटी वैक्सीन। क्लियर है? इस तरह से तो यहां पर आप देखेंगे ये दोनों आ गई। दूसरे नंबर पर यहां पर हम देखेंगे द्वितीय पीढ़ी के टीके।
सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब द्वितीय पीढ़ी के टीकों की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात करते हैं, तो यहां पर हम देख पाएंगे कि क्या कहानी बन रही है, उसको समझने का प्रयत्न करें। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें घटक वैक्सीन इनको कहते हैं या कंपोनेंट वैक्सीन इनको कहा जाता है। अर्थात ये वे टीके हैं जिनमें रोगजनक के किसी पार्ट का उपयोग किया गया रहता है। रोगजनक का कोई रिसेप्टर हो, रोगजनक की कोई प्रोटीन हो, या रोगजनक का कोई निष्क्रिय विष हो, अर्थात टॉक्सॉइड क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो यहां पर आप देखेंगे यह पैथोजेनिक कंपोनेंट से युक्त टीके हैं, अर्थात इनमें रोगजनक के किसी घटक का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए, टॉक्सॉइड वैक्सीन एक तो ये हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल में आ जाएगा, ध्यान दें, ईस्ट कोशिका से जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त की गई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो आप देखेंगे ईस्ट सेल से जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इस तरह से। तो ये दो हो गया। अब तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर पर क्या होगा, तो थर्ड नंबर पर यहां कहेंगे तृतीय पीढ़ी के टीके। अब थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात अगर हम लोग करते हैं, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन की चर्चा यहां पर आप देखें तो क्या कहानी है, उसको हम लोग समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। तो आइए देखिए, थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हमें एक चीज देखना होगा कि इनमें वे टीके आते हैं जिनमें डीएनए उपस्थित हो या डीएनए का फ्रेगमेंट उपस्थित हो, अर्थात इनकी बात की जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे इन्हीं को डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं या डीएनए वैक्सीन। और यह टीके अभी अंडर रिसर्च हैं, इन पर रिसर्च चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन, तो ये क्या करती हैं, तो आप कहेंगे डीएनए या जीन से युक्त टीके, इस तरह से आप देख पाएंगे इन दो चीजों को, समझ रहे हैं ना। तो आई थिंक हम एक निश्चित जगह पर पहुंच गए हैं, निश्चित बात हमारी समझ में आ चुकी है, ओके। और ये चीज आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप ऑफ वैक्सीन का जो टॉपिक है इस चीज को कवर कर लिया है। आइए इसके आगे और एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे लसिका अंग या लिम्फोइड
ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे उससे पहले थोड़ा सा और देख लें, ठीक है ना, कि प्रतिरक्षा तंत्र। जी हाँ, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ बात कर सकते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह किससे बना होता है, तो आप सिंपली कहेंगे उन रचनाओं का समूह जो क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे जो प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक है। ये कहानी हो जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या कंडीशन होने जा रही है। तो जैसे इन रचनाओं की बात करेंगे, तो जैसे हम या ऐसे हम कहें कि इसमें सम्मिलित होते हैं क्या सम्मिलित होते हैं जी, तो आप कहेंगे लसिकांग, अविशिष्ट प्रतिरक्षा के घटक एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा के घटक। एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा के घटक। तो ये कहानी हो जाएगी। अब इसमें हम लोगों को एक चीज और देखना होगा कि अविशिष्ट और विशिष्ट प्रतिरक्षा के घटक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि आ जाएंगे लिम्फोसाइट्स, एपीसीज व एंटीबॉडीज। इस तरह से तो इन चीजों को हम लोग देख पाएंगे, इन चीजों को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देख पाएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें से तो सारी चीजें पढ़ लिया है, केवल ये नहीं पढ़े हैं। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं लसिकांग, या इसी को आप बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। जी हाँ। अब लिम्फोइड ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप देखिए क्या कहानी बन रही है बच्चों, यहां पर समझने का प्रयास करें आप। एक तो होते हैं प्राइमरी, प्राथमिक लसिकांग, तो यहां पर आप देखेंगे क्या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन
अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि द्वितीयक लसिकांग या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब प्राथमिक लसिकांग कौन होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि वे लसिकांग जो लसिकाणुओं अर्थात लिम्फोसाइट्स के उत्पादन या परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। लसिकाणुओं के उत्पादन हेतु सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। ये कहानी होगी, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप देखेंगे, अब इसमें हम लोग देख पाए कि जैसे एक तो हो जाएगा बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा, और दूसरा हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे थाइमस। ये बोन मैरो एवं थाइमस। बोन मैरो यहां पर आप कहेंगे सभी रुधिराणुओं का उत्पादन व परिपक्वन स्थल, ये हो जाएगा। और थाइमस के लिए अगर हम बात करते हैं तो थाइमस को कहते हैं, आप देखेंगे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन का अर्थ होता है सिंहासन, अर्थात प्रतिरक्षा का सिंहासन, समझ रहे हैं ना। तो आप देखेंगे यहां पर क्या होता है, यहां पर इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें बच्चों, तो और क्या होता है, तो आप कहेंगे इससे स्रावित थाइमोसिन हार्मोन, इससे स्रावित थाइमोसिन हार्मोन प्रेरित करते हैं, अर्थात स्टिमुलेट करते हैं। किसको? टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन। और दूसरे नंबर पर एक और काम करते हैं, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे बी लिम्फोसाइट्स द्वारा, ध्यान दें, बी लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी
निर्माण। तो ये कहानी यहां पर आप देख पाएंगे इस तरह से। तो ये दो चीजें होती हैं और इन दो चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका मतलब कि थाइमस का जो रोल होता है वह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होता है या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में या दोनों में। तो जब अगर ये दोनों का ऑप्शन रहे तब आप कहेंगे दोनों में होता है, अदरवाइज आपको सेलेक्ट करना होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपने देख लिया है यहां पर। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इनके बारे में। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या क्या है हम लोग यहां पर देख सकते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल, ये हो जाएगा स्प्लीन। फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे और क्या हो सकता है, तो इसमें आप देखेंगे माल्ट, MALT, GALT, एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस, लिम्फ नोड्स, सिस्टर्ना काइली। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। यहां तक की बात हम लोग कंसीडर करेंगे किसके लिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के लिए। आइए देखते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं और क्या होते हैं। ठीक है ना? तो इसे ठीक करके फिर यहीं पर डिस्कस करेंगे इन चीजों को। जी हाँ, यहां पर आपको देखना होगा तो आप लिखेंगे यह वे लसिकांग हैं कौन से, तो आइए देखते हैं। जिनमें लिम्फोसाइट्स का भंडारण किया जाता है, वह मैक्रोफेज का संग्रह किया जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे और क्या, जिनमें उपस्थित लिम्फोसाइट प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। जिनमें उपस्थित लिम्फोसाइट्स प्रतिजनों को नष्ट करने हेतु विशेषीकृत हो जाती हैं।
और क्या, और ये भी कह सकते हैं कि जिनमें प्रतिजन एवं प्रतिरक्षा घटकों का आमना सामना होता है। प्रतिजन व प्रतिरक्षा घटकों का आमना सामना होता है। ये कहानी हो जाएगी। और फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे प्रतिजन व प्रतिरक्षा घटकों का आमना सामना होता है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं दोनों कंपोनेंट। और साथ साथ यहां पर एक चीज और देखेंगे कि अगर इन्हीं अंगों में प्रतिजन और प्रतिरक्षा घटकों का आमना सामना या इनकी लड़ाई होती है तो इन अंगों को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा के युद्ध क्षेत्र अर्थात बैटल फील्ड ऑफ इम्यूनिटी। तो आप कहेंगे अतः इन अंगों को प्रतिरक्षा की युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ये स्टोरी आप यहां पर देख सकते हैं, ये चीज आपके सामने यहां पर आ जाती है, यहां पर आप कहते हैं। क्लियर। फिर इसमें हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से रिलेटेड आपको समझना चाहिए। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए इनसे रिलेटेड जो कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जांपल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नंबर 1 हम लोग देखने की कोशिश करें यहां पर। तो एक हो जाएगा, आप देखेंगे प्लीहा या स्प्लीन। या इसी को तिल्ली भी कहते हैं। और या इसी को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, शरीर का रक्त बैंक। रुधिर बैंक या इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्रिस्तान। तो यहां पर आप देखें यहां पर ये कहानी हो जाएगी। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे हाँ जी, अब इतनी कहानी है। अब इसमें 2-3 चीजें देखेंगे कि अगर हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो इसकी एनाटॉमी देखने पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रचनाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ इसका आवरण हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि अगर हम लोग जगह जगह पर देखने की कोशिश करें तो इसमें
ये अनियमित आकार की रुधिर केशिकाएं या ब्लड साइनसॉइड कहते हैं इनको, रक्तपात्रक कहते हैं इनको, इस तरह से ये पाए जाएंगे। और इन्हीं के चारों ओर अगर हम बात करें तो इन्हीं के चारों ओर WBC की अधिकता वाला क्षेत्र पाया जाता है। आप देखें कुछ इस तरह से WBC की अधिकता से युक्त क्षेत्र पाया जाता है इन ब्लड कैपिलरीज के चारों ओर। इसे कहते हैं व्हाइट पल्प। और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है इधर यहां पर पाया जाता है RBC, या कह लीजिए कि ब्लड कैपिलरीज से युक्त एरिया, इसे कहते हैं रेड पल्प। और इसी रेड पल्प में जो रस्सी जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ। इस तरह से तो यहां पर जो चीजें पाई जा रही हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए कि रक्तपात्रक, अर्थात इसे कहते हैं ब्लड साइनोसॉइड्स, रुधिर का संग्रह करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे व्हाइट पल्प तो WBC की अधिकता वाला क्षेत्र ध्यान दें, WBC की अधिकता वाला क्षेत्र है ये। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें और क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ये WBC की अधिकता वाला क्षेत्र है। और बाकी का जो बचा हुआ ये क्या है, रेड पल्प। ये क्या है, तो आप कहेंगे RBC व केशिकाओं की अधिकता वाला क्षेत्र। अब अगर मैं पूछूं कि पैथोजन को ब्लड से फिल्टर करके किसमें नष्ट किया जाता होगा, तो ब्लड से फिल्टर होकर पैथोजन कहां आएगा, यहां व्हाइट पल्प में। और यहीं पर क्या किया जाएगा, पैथोजन को नष्ट किया जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें ब्लड से एंटीजेंस को फिल्टर करके नष्ट किया जाता है। यह कहानी हो जाएगी किसके लिए, व्हाइट पल्प के लिए या WBC रिच एरिया के लिए। और इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे यह है कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ। इसको आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब नीट जैसे एग्जाम में ये चीजें इतने डेप्थ से जाकर के नहीं पूछी जाती, तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। इवन मैं इसको मिटाऊंगा तो नहीं, ताकि क्या पता कब आपकी नजर पर एक बार पढ़ा रहे, दो बार पढ़ा रहे, तो आपको कहीं सही जगह पर याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये कहानी पाई जाएगी। अब कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे कि कार्य की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो RBC रिच एरिया रेड पल्प, WBC रिच एरिया व्हाइट पल्प, ये सब तो पाया ही जा रहा है। आगे हम लोग कार्य की बात करते हैं, तो इसमें आप देखिए कि क्या कहानी हो जाएगी स्प्लीन से रिलेटेड।
ओके, कार्य में आप लिखेंगे भ्रूणावस्था में रुधिरोत्पादन अर्थात हीमोपोएसिस अर्थात ब्लड का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जन्म के बाद, ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें जन्म के बाद क्या, तो आप कहेंगे आरबीसी, या आप कहेंगे कि पुरानी आरबीसी को नष्ट किया जाना, लाइसोलेसिथिन की सहायता से। एक विघटनकारी एंजाइम होता है जिसको स्रावित किया जाता है यहां पर स्प्लीन से, और इसी के कारण आरबीसी को ब्रेक किया जाता है। इवन यह लाइसोलेसिथिन प्लाज्मोडियम भी स्रावित करता है आरबीसी को नष्ट करने के लिए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर और क्या, तो और कहेंगे कि रुधिर जनित एंटीजेंस को फिल्टर करके नष्ट किया जाना, और इसी के साथ साथ एक और फंक्शन लास्ट में यहां पर आप देखेंगे रुधिर की कुछ मात्रा का संग्रह। रुधिर की कुछ मात्रा का संग्रह। तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि ये कहानी आप यहां पर देखें, ये कुछ इसके फंक्शन होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि रुधिर का संग्रह कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। आरबीसी को नष्ट करवा रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है ना। और जन्म के समय भ्रूणावस्था में रुधिरोत्पादन करता है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। क्लियर। तो अब इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ अन्य लसिकांगों की बात करेंगे, लेकिन उनकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद क्या, हम लोग अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास, या कहिए तो इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो क्या है, थोड़ा पूरा कर लेते हैं इसको। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको देखना होगा प्लीहा के बाद में दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं क्या, तो आप कहेंगे माल्ट। माल्ट की बात करते हैं तो ये है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो आप इसके लिए कहेंगे कि यह श्लेष्मा से संबंधित या श्लेष्मा से जुड़ा हुआ लसिकीय ऊतक है, जो कि हमारे श्वसन मार्ग की म्यूकोसा से, आहार नाल की म्यूकोसा से तथा मूत्रजनन मार्ग की म्यूकोसा से संबद्ध होता है। तो आप लिखेंगे यह आहार नाल, श्वासनाल,
व मूत्रजनन नली की श्लेष्मा से जुड़ा लसिकीय ऊतक है। जो शरीर के लसिकीय ऊतक का लगभग 50% भाग बनाता है। ये कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई। और फिर इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और देखें कि इसमें एक बात और समझने का प्रयास कर लें थोड़ा सा, कि इसमें देखें हम लोग क्या कहानी बन रही है कि एग्जाम यहां पर देखेंगे आहार नाल में स्थित माल्ट को गाल्ट कहते हैं। क्या? GALT। अर्थात गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। ये कहानी हो गई। जैसे यहां हम लोग ले सकते हैं टॉन्सिल्स व पेयर्स पैचेस। अब टॉन्सिल क्या है? तो आप कहेंगे कि ग्रसनी की दीवार में उपस्थित लसिकीय गुच्छे या लसिकीय एकत्रण। एक तो ये हो गए, आपने 11th में पढ़ा होगा वार्टन्स, ध्यान दें, वाल्डेयर्स रिंग पढ़ा होगा आपने। 11th की डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हुए आपने वाल्डेयर्स रिंग पढ़ा होगा, जो इन्हीं टॉन्सिल से बनी हुई एक रिंग होती है, हमारे फेरिंग्स में पाई जाती है। तो एक तो ये हो गया। और पेयर्स पैचेस, तो इसमें आप लिखेंगे मुख्यतः इलेयम की दीवार में स्थित लसिकांग। ये हो गए, समझ रहे हैं ना। अब इसी के साथ साथ कुछ और भी रचनाएं हैं जिन्हें हमें देखना होगा इनके अलावा। जी हाँ, हम यहां पर देखेंगे एक और चर्चा बच रही है, और वो है, आप देखिए, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स की बात करें बच्चों, तो आप कहेंगे लसिका वाहिनियों पर छोटे छोटे अंतरालों पर उपस्थित छोटे लसिकीय गुच्छे हैं। तो आप कहेंगे ये लसिका वाहिनियों
पर छोटे छोटे अंतरालों पर स्थित, छोटे छोटे अंतरालों पर स्थित लचकीय गुच्छे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये हैं, और इनमें भी क्या होता है, वही प्रक्रिया कि लिम्फोसाइट्स का संग्रहण, लिम्फोसाइट का प्रतिजन को नष्ट करने के लिए विशेषीकृत होना तथा लिम्फोसाइट व मैक्रोफेजेस द्वारा प्रतिजन को नष्ट किया जाना संभव हो पाता है। तो आप कहेंगे इनमें लिम्फोसाइट्स व मैक्रोफेजेस का संग्रह होता है। और ध्यान दें, लिम्फोसाइट्स का प्रतिजन को नष्ट करने के लिए नष्ट करने हेतु विशिष्टीकरण होता है। और तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे एक और कहानी हो जाएगी, और वो कहानी क्या होगी, इसमें आप देखेंगे ये हो गया ना, हाँ जी, लसिका से एंटीजन को फिल्टर करके उन्हें नष्ट किया जाता है। नष्ट किया जाता है। ये तीनों कहानी हो पाएगी। ये तीनों चीजों को आपको यहां पर देखना होगा और समझना होगा। क्लियर? तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से रिलेटेड बातें थी, और इन बातों को आपको यहां समझ करके चलना होगा। तो आई होप आज के लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सीखने के लिए आपको कई सारी चीजें दे दी गई हैं, इनको पढ़िएगा, सीखिएगा, एंजॉय करिएगा, जिससे कि आपके मॉड्यूल में दिए गए जो क्वेश्चन होंगे वो, और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। क्लियर? तो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पर रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।